साथ जयराम विप्लव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या कहा जाए, चाणक्य एक्टिव मोड में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और क्या वो उन टफ सीटों पर अपनी रणनीति उतारने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं क्या? क्योंकि कौशांबी की बात कर लीजिए, आजमगढ़ की बात कर लीजिए, लोकसभा सीटें भले आपके पास हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में यहां पर कौशांबी में आपकी 3 की 3 सीटें चली गई थी और आजमगढ़ में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए थे 10 में से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहती है, जमीन पर ही रहती है। ये बात अलग है कि चुनाव आने के बाद चुनावी कार्यक्रम भी होते हैं, सभाएं होती हैं, लेकिन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या अन्य केंद्रीय मंत्री, वो लगातार जनता के बीच में विकास कार्यक्रमों को लेकर मौजूद रहते हैं। और यही कारण है कि चुनाव के समय एक सुनियोजित रूप से हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी की योजना, पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने में सफल होते हैं। और आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं रह गए। उत्तर प्रदेश को उन्होंने 2013 से उसी प्रकार से वहां की राजनीति को समझा है, राजनीति को बदला है और गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बनाने के लिए बतौर प्रभारी। जयराम विप्लव जी अपनी बातों में साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से मोड ऑफ एक्शन के को एग्जीक्यूट करती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहले प्लान में दलित हैं क्या? क्योंकि अगर दोनों सीटों की बात करें लोकसभा के लिहाज से तो आजमगढ़ में तकरीबन 20% दलित वोटर है और कौशांबी की बात करें तो यहां पर तो दलित वोटर्स निर्णायक है, 35% दलित वोटर्स हैं। तो क्या उनको साधने के लिए आज इस तरह की योजनाएं जो है वो जमीन पर लागू की जा रही है और खुद गृह मंत्री इन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने जो बात कही है, देखिए इसको इसी से समझ लीजिए कि ये योजनाएं जो लागू हो रही है वो सभी के लिए होंगी। वो दलितों के लिए अलग या मुस्लिमों के लिए अलग या ओबीसी के लिए अलग, सवर्णों के लिए नहीं सर, कौशांबी में जो आप 117 योजनाओं की सौगात दे रहे हो उसमें ज्यादातर दलितों के फोकस करके योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं। योजनाएं सबके लिए है और सबका साथ सबका विकास, इसी का मंत्र है। हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी तक पहुंचने की और उसी का परिणाम चुनाव में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है सर, लेकिन आपने जो टास्क लिया है ना मिशन 80, मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि ये मिशन 80 एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आप हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं भुवन भास्कर जोशी जी। भुवन जी, मुझे आप ये समझाइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव भी ठीक उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं क्या? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी कि अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, तो क्या दलितों पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। SC ST OBC समाज, इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं जो हमारा वनवासी समाज है, हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमारी संगोष्ठियां पूरे ब्लॉक स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और हमने अभी जो आप देखेंगे निकाय चुनाव के परिणाम से पहले जो समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है SC ST OBC वर्ग के लिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो लोग आरक्षण की जो व्यवस्था खाना चाहते थे उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम करा। ये समाजवादी पार्टी का ही दबाव था, चाहे हमने सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर। तो आज दलितों के उस लड़ाई को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई जा रही है वो क्या समाजवादी पार्टी का दबाव है क्या सर? नहीं, इस दबाव कुछ नहीं है। अब हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना, उसके साथ सोशल जस्टिस हो। हम लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सवाल मेरा अधूरा रह गया कि जो बहुजन समाज पार्टी के लीग से अलग हटने के बाद वैक्यूमाइजेशन हुआ है, क्या उस वैक्यूम पर एक बार फिर से एकाधिकार की कोशिश की जा रही है क्या? यह सवाल बीजेपी के लिए भी, यह सवाल समाजवादी पार्टी के लिए भी है भुवन जी। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार देश के आप हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ना तो वोट बैंक की लड़ाई लड़ रही है, ये हमारी जो लड़ाई है उन लोगों के लिए है जिन्हें आज तक अपने विकास की छांव से अंधेरा रहा, उनको विकास की किरण नहीं मिल पाई। उन लोगों की लड़ाई को समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ती है। ठीक है, रोशनी कौशल जायसवाल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे।
ये इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में होगी, और खासतौर पर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 में मात्र 2 सीटें, 2019 में मात्र 1 सीट, तो आप लोग किस तरीके से, किस सोच के साथ चुनावी मैदान में जाने की कोशिश करेंगे? क्या इस बार बैसाखियों का सहारा यानी कि अपने सहयोगियों को साथ लेकर आप चुनाव में जाएंगे, या फिर अपनी कोई अलग रणनीति होगी? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी, बीजेपी ये एक्शन मोड में आ चुकी है। रोशनी जी एक बार जरा अपना ऑडियो चेक कीजिएगा, शायद म्यूट होगा, वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी मैं कह रही हूँ कि भाजपा ने जिस तरह से दलितों को अपना वोट बैंक समझ के चुनाव आते ही दलितों की इतनी चिंता हो गई, दलितों के लिए ये करेंगे, दलितों के लिए वो करेंगे, लेकिन अगर आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो पिछले 3 साल में दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है दलितों के खिलाफ अत्याचार में। 1,40,000 मामले दर्ज हुए हैं पिछले 3 सालों में। ये रिकॉर्ड किसी भी अदर प्रदेश का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार तो सरकार बनी नहीं है उत्तर प्रदेश में, 6वां साल चल रहा है, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पर है। उसके बाद भाजपा चुनाव आते ही दलितों की हितैषी बन जाती है। चुनाव से पहले दलित नहीं याद रहते हैं, चुनाव होने के बाद भी दलित नहीं याद रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का वोटिंग का सीजन आता है तो 6 महीना साल भर हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, दलितों के लिए ये करेंगे, दलितों के लिए वो करेंगे। हाथरस में जो हमारी बिटिया के साथ इस तरीके का कांड हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से आधी रात को उस दलित बिटिया का शव जलाया था, वो सबने देखा। उस समय भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक उस दलित बेटी के सपोर्ट में आगे नहीं खड़ा हुआ था। तो ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी रणनीति को लेकर बात करूं, आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूं। विप्लव जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक परेशानी है कि वो नारा तो देती है इनकी नेता की लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के लिए। जहाँ इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की क्या हालत है, वहाँ महिलाओं के साथ, दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, इसकी चर्चा ये नहीं करते। 1,40,000 मामले जो आए हैं ये उत्तर प्रदेश के आए हैं दलितों के खिलाफ अत्याचार में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नहीं है ये मामले। उसके आंकड़े सर्च करिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप, अखबार पढ़ना शुरू करिए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, रोशनी जी जवाब ले लीजिए। जयराम विप्लव जी प्लीज। पहले तो बीच में बोलना बंद करिए, सभ्य बनिए। ठीक है, एक एक नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहाँ चले गए आप? अभी बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। मैं जो कह रही हूँ कि 1,40,000 मामले आए हैं पिछले 3 साल में दलितों के खिलाफ अत्याचार में, वो गलत कह रही हूँ। अब सुनिए, आप सुनिए अनुराग जी, मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ, पहले ये ठीक है रोशनी जी एक बार जरा उन्हें बोल लेने दीजिए। ठीक है, जयराम विप्लव जी प्लीज अपनी बातों को कहिए। देखिए, मैंने अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को सुना, दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। क्या इन दोनों में से बातें नहीं, भाजपा का सत्ता मौका नहीं मिला? सत्ता में मौका जब मिला तो क्या किया? एक कालखंड में 26 लोग संवैधानिक पदों पर जनप्रतिनिधि बनकर लाभ उठा रहे थे। जो पूछा जा रहा है उसका सवाल का जवाब सामाजिक न्याय भूल गई थी समाजवादी पार्टी। अरे बीच में मत बोलिए। यदि अनुराग जी आप चाहते हैं कि बीच में टोका टोकी हो तो नहीं, मैं चाहता हूं कि बहुत क्लीन एंड क्लियर डिबेट हो। नहीं, ठीक है रोशनी जी, आपने जो सवाल पूछा मैं लेकर आता हूं उस सवाल पर, आप उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, 20 सेकंड जयराम विप्लव जी अपनी बातों को कह लीजिए। वो कह रही है कि सिर्फ चुनावों के वक्त दलित याद आते हैं बीजेपी को। हमें 365 दिन 24 घंटे जनता की याद आती है और जनता के लिए काम करते हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक को लेकर चलते और केवल चुनाव के समय जगते। ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आऊं। भुवन जी आप अपनी बातों को कह लीजिए, क्योंकि अगर दो तरफ से रस्साकशी है तो जाहिर बात है कि एक पक्ष बीजेपी का हो सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष में दूसरी राजनीतिक पार्टियां सर्वाइव जरूर करती हैं। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, हमारा जो चुनाव चिन्ह है, हमारी साइकिल, उसके 2 पहिए हैं, यानी कि 2 विचार है। एक पहिया हमारा अंबेडकर का है, एक पहिया हमारा लोहिया का। हम इन दोनों विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये एमवाय समीकरण तो आप ही का है ना सर?
देखिए, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफ कहा, ये तो हमारे जो मित्र है या कुछ मीडिया के साथी कहने का काम करते हैं। हमारे लिए एम का मतलब महिला और वाई के लिए युवा। हम लोग महिला युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये तो लोगों ने किंवदंती बना लिया, उसको चलाने का काम कर रही है, उनका विषय चलाए न चलाए। ठीक है सर, मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूंगा और तमाम परफॉर्मेंस का हम एनालिसिस करेंगे। अवधेश सर, अगर आप समझाने की कोशिश करें कि मौजूदा समय में वो अखिलेश यादव के पिक्चर हम याद कर लेते हैं जब अखिलेश यादव कांशीराम की मूर्ति पर पुष्पार्पित कर रहे हैं, उसे अनावृत कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आज की देख लेते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर उन इलाकों में ज्यादा जा रहे हैं जहां पर दलितों का ज्यादा वोट बैंक है। तो क्या ये मानकर चले कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लिहाज से जो मिशन 80 सेट किया गया है उसकी एक बड़ी कड़ी, उसकी एक बड़ी धुरी ये दलित हैं, दलित वोटर्स हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर दलितों की आबादी 20% से ऊपर है तो जाहिर है उस वोट को तो कोई भी पार्टी पाना चाहेगी। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की अगर पिछले विधानसभा में जो चुनाव के बाद के सर्वेक्षण है, पिछले विधानसभाओं में अगर सारा बीजेपी विरोधी वोट उनके पक्ष में एक ध्रुवीकरण होने के बावजूद अगर वो बीजेपी को नहीं हरा सके थे तो उसमें दो बड़े वोट बैंक का आधार था। कहा जाता है कि एक तो दलितों ने, जाटों ने छोड़ के मेजोरिटी वोट बीजेपी को दिया और ठाकुरों ने वन साइडेड वोट किया है जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर होते थे, उनके लिए चिंता का विषय है। देखिए, इस समय जो स्थिति है अब, क्योंकि जब भी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो मैक्सिमम थानों में जो मुकदमे हुए वो बसपा के लोगों के विरुद्ध हुए, हजारों की संख्या में हुए हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। मायावती के साथ 1995 का जो गेस्ट हाउस कांड था, अतीक अहमद वहीं से तो हीरो बना है समाजवादी पार्टी का, तो वो आया। इसलिए दलित आसानी से समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली बार जो दलितों के देश भर में जो महापुरुष माने जाते हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे वो अंबेडकर हो, अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों को तीर्थाटन के रूप में उन्होंने कन्वर्ट किया, लंदन में घर खरीदे, उसका प्रचार किया। अभी भी आप देख रहे हैं कि 6 से 14 तक वो सामाजिक न्याय सप्ताह बीजेपी मना रही है। केवल 2 जगह नहीं गए हैं पूरे देश में। 14 अक्टूबर का अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर देश भर में विशेष कार्यक्रम है और 14 अक्टूबर से 5 मई तक। लेकिन अगर मैं राजनीतिक तौर पर आपसे समझूं अवधेश सर, अगर मैं आपसे राजनीतिक तौर पर समझूं कि जब 2022 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में और जब प्रचंड मैंडेट के साथ बीजेपी आई तो भी दलित बाहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। अगर कौशांबी की बात करें, जो 2017 में 3 की 3 सीटें बीएसपी से अलग हटकर बीजेपी के पास चली गई थी, वो छिटक कर फिर समाजवादी पार्टी के पास चली गई। देखिए, कौशांबी में तो मैं गया भी था, कौशांबी का मुझे मालूम है। कौशांबी में दलितों के कारण बीजेपी केवल हारी, ऐसी बात थी। कौशांबी में एक एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही थी। अपने कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज थे। केशव प्रसाद मौर्य जी की जाति उनके विरुद्ध थे, साथ ही साथ और फॉरवर्ड कास्ट में भी था। पटेल वोट वन साइड हो गए थे, वहां पटेलों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इन सब के कारण, लेकिन मेजोरिटी दलित में, जाटवों को छोड़कर दलित और आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो जो खासकर जो राशन योजना है, राशन जो मुफ्त में मिल रहा है, जो घरों की योजना है, जो बाकी चीजें, उसमें इस समय दलित बीजेपी के साथ है। सर, आप ये मानते हैं ना कि ये जो कवायदे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो फोकस्ड होकर दलितों पर फोकस्ड होकर जो योजनाएं समर्पित कर रहे हैं, एक लाइन में मुझे बताइए, मानते हैं ना सर कि चुनाव के लिए एक बड़ा लैंडमार्क हो सकता है बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सत्ता का लाभ होता है। देखिए, दलितों के बीच आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में और आदिवासियों के बीच, तो पूछे किसको वोट देना चाहते हो, तो मोदी को पहले नजर में बोलते हैं। तो ठीक है सर, तो जयराम विप्लव जी मुझे बताइए कि क्या ये रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है कि जिन इलाकों में लग रहा था कि यहां पर, एक तो क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां पर दिनेश लाल निरहुआ अगर जीत कर आए तो वहां पर अभी भी एक ऐसा चेहरा समाजवादी पार्टी तलाशेगी कि वो अपने गढ़ को पहले अपने पास कर ले। और कौशांबी का जैसा मैंने जिक्र भी किया कि 3 की 3 विधानसभा की सीटें आप पिछले चुनाव में हार गए विधानसभा में। तो क्या कमजोर सीटों पर सबसे पहले फोकस किया जा रहा है जहां पर बीजेपी को यह लगता है कि नहीं, पहले इसे मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, चुनावी नफा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो साफ तौर पर कहते हैं कि चुनावी नफा नुकसान देखकर मैं निर्णय नहीं लेता हूं, और उनकी योजनाओं में यह दिखता भी है। कड़वी से कड़वी बातें भी अगर जनता के हित में, कौशांबी और
कौशाम्बी और क्या आजमगढ़ पूरा क्या ये करते? संयोग है कि यहाँ से अगर आप कैंपेनिंग की स्टार्ट करें इतने खुले तौर पर, तो ये क्या संयोग है सर? नहीं तो वहां पे क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, आपकी जो मर्जी हो कहिए। हाँ। 30 वर्षों तक, 70 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली पार्टियां जो काम नहीं कर पाई, अंत्योदय का वो सपना अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा होने वाला है, योजनाएं बन रही है, तो उसका जनता खुले हृदय से स्वागत कर रही है। उसको आप संयोग कहना चाहे, प्रयोग कहना चाहे, खुशी से कहिए। और मैं भुवन जी, चाहता हूं कि भुवन जी, आप किस तौर पर देखेंगे, संयोग या प्रयोग के तौर पर? वो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा 24/7 लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये आप संयोग के तौर पर देखेंगे, प्रयोग के तौर पर संयोग देखेंगे? हो या देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये संयोग प्रयोग ना होकर केवल इनकी छल की नीति है। ये लोग छलने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो आप हिंदू मुस्लिम के रूप में देखें, चाहे जातीय उपजातियों के रूप में। डिवाइड एंड रूल जिस पार्टी का मेन फंडा हो, उसे प्रदेश समझ चुका है। और निश्चित तौर पे जो आप देखेंगे उपचुनाव का परिणाम उसने बता दिया है कि प्रदेश का मूड माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नहीं सर, कौन से उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप? रामपुर तो गवा गए, आजमगढ़ जो आपका सबसे मजबूत गढ़ था वो तो गवा गए। कौन से उपचुनाव में अखिलेश यादव की धमक दिखी? उससे पहले मैं विधानसभा चुनाव पर जाता हूं, बीजेपी बंपर मैंडेट के साथ आई और आप कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैनपुरी जहां पर हम 1 लाख वोट से हारे थे, 3 लाख वोटों से जीतने का काम करा। और खतौली में जो इनकी सीट थी, जो इनके दंगे के कारण विधायक की सीट खाली हुई थी, दंगा करवाने वाले विधायक की, वो सीट भी हमने जीतने का काम करा। तो निश्चित तौर पर हम लोग जीते हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हारे हुए मनोबल के साथ चुनाव में जा रही है। यही जयराम विप्लव हंस रहे हैं। जयराम जी प्लीज जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं आप हारे हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नहीं, पूरी 2022 में सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आ गई, वो हमारी हार थी। 2 सीटें ये जीत गए तो बल्लियों उछल रहे हैं। ऐसी खुशफहमी में रहिए आप। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब आप सत्ता में थे, तब आपने उन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करने के आपका घट गया है, आपकी सीटें घटी है, हमारी तो सीटें भी बढ़ी है, वोट परसेंटेज भी घटा है। हम लोग तो ऊंचे मनोबल के साथ जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, सबका मनोबल ऊपर है। माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ता बूझ से आपके हाथ है, क्योंकि हमारा मनोबल ऊपर है। युद्ध तभी जीता जाता है जब मनोबल ऊंचा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। मैं एक चीज का जवाब लेता हूं, फिर उसके बाद मैं बाकी दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। रोशनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने अच्छा बोला था, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए भुवन सर। तो अगर अकेले दम पर सब कुछ करना है और अगर आपको जाति समीकरण आपके दिमाग में नहीं है, तो आप मुझे समझाइए कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर ऐसा कौन सा समीकरण आपने साध लिया कि आपको लगता है कि आपकी जीत हो जाएगी? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो 22 के चुनाव में हमारे जो साथी थे, हम उनको लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी से हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लाइन है। और हमारे ये रोशनी जी आपके लिए लाइन थी। खुद हर जिले में दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से ऊंचा है और ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जीते नहीं, भुवन जी, मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाह रहा था। आप इसको सोच कर रखिए कि अगर जातीय समीकरण नहीं साधना है, क्योंकि आप लोगों का फॉर्मूला क्या था पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था कि भैया बीएसपी के साथ जो जाटव वोट है, जो अति पिछड़ा वोट है, वो हमारे साथ हो जाएगा। खुद एमवाय समीकरण आप अपना मानकर चल रहे थे, तो मानकर चल रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत पाएंगे। तो ये पिछले बार के आपके समीकरण थे। अब इस बार सारी पार्टियों को साथ लेकर जब चल रहे हैं, तो कौन से समीकरण को साथ लेकर चल रहे हैं? फिर अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाइए, तो क्षेत्रीय पार्टियों की सियासत किस आधार पर हुई है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, हम लोग महिला, युवा और हमारा SC, ST, OBC और सर्व समाज इस बार केवल आशा का केंद्र माननीय अखिलेश। आप वो इक्वेशन नहीं बता रहे ना सर। बीजेपी खुलकर स्वीकार तो करती है, आप इक्वेशन नहीं बता रहे हैं। ठीक है रोशनी जी, लेकिन फिर देखिए, आपने पिछली बार बहुत अच्छा बोला और मैं वाकई में तारीफ करता हूं कि आपने, ठीक है, बहुत अच्छे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये कि फिर आपका अपना क्या है? आप बीजेपी का तो देख रहे हैं कि बीजेपी क्या नहीं कर पा रही है, किस मुद्दे पर वो घिर जाएगी। आप लोग अपनी सियासत लोकसभा इलेक्शन में कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, 2019 में जो वोट परसेंटेज था भाजपा का, और आज जो 2024 में चुनाव होने वाला है, मात्र 1 साल बचा है। 2019 में और 2024 में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। लोगों का भरोसा जो था भारतीय जनता पार्टी से, वो पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि जितने वादे थे, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार
नहीं, भाजपा अगर की लोगों का सरकार- भरोसा उठा है तो वो भरोसा फिर कांग्रेस पर वापस शिफ्ट होगा, ये कैसे बता पाएंगे आप? और फिर राहुल गांधी जो जब अपनी प्यार- सीट हार जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों के भरोसे के पीछे का कारण क्या है? देखिए, हम लोगों का भरोसा जनता है, क्योंकि जनता के जितने भी मुद्दे हैं वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठाते हैं। जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स जनता को होती हैं, कोई भी नेता सामने नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सामने आते नहीं, हैं। ये और बात उनकी आपकी problems कॉन्ट्रोडिक्शन है। को मुझे लगता है कि आप संसद में उठाते भुवन जी हैं। को सामने रखना पड़ेगा। देखिए, ये बात आपकी कॉन्ट्रोडिक्शन है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़िए क्योंकि बीजेपी को हराना है, फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही नेता ऐसा है जो राहुल गांधी, जो सिर्फ जनता की बात कर पा रहा है। तो फिर जनता की बाकी आवाज सबको क्या भीड़ उठाने जुटाने के लिए वाले, इकट्ठा कर रहे हैं क्या? भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करने वाले जन जन की आवाज सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी है। ये तो हर इंसान कबूल करेगा। जितना राहुल गांधी लेकिन जी ने- लेकिन आप मुझे बताइए, राहुल गांधी के नाम पर क्या विपक्षी पार्टियां सहमत हैं? राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म हुई तब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। राहुल गांधी जी का घर छीना गया तब सारा विपक्ष एकजुट हुआ। सबको हाँ। समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ गलत हो रहा है और 2 मैं साल आ रहा हूं, की जेल जयराम की जी, आ रहा हूं सजा भी आपके नहीं पास। दी गई। हाँ, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ही इस लेकिन देश को अच्छे रोशनी जी, तरीके आप से ठोस चला नहीं बता सकते पा रही हैं। ना। ये- जमीनी स्तर पर अगर चुनाव लड़ना है तो जमीनी मुद्दों की बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आप सम्मिलित उन्हें जरूर कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिहाज से क्या ऐसा कर पाएंगी कि जो विश्वास आप लोगों से छिटक गया था, अमेठी की जनता तक भरोसा नहीं कर पाई, आप उसे वापस जीत लेंगे? सवाल बहुत छोटा सा है। देखिए, अमेठी की जनता हो, चाहे रायबरेली की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हर एक कोना हो, अब भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। और विपक्ष में सिर्फ और मैम, सिर्फ आप राहुल somebody is गांधी bad ही on है। somebody is good, आप इस नारे पर काम कर रही हैं। मतलब उनका नुकसान होगा तो हमारा फायदा होगा, सीधे ये कहना चाह रही हैं? नहीं, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेके हवाई जहाज तक दिया है इस देश को, लेकिन हाँ, यही तो बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया 70 साल में। 2014 से पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे चलिए, भारतीय मैं जनता पार्टी उत्तर का कहना है कि 2014 हाँ। से पहले लोग जयराम जी, मैं आ रहा हूं आपके चूल्हे पे पास। खाना बनाते थे, ना अवधेश जी एयरपोर्ट बहुत था, देर ना से सुन रहे हैं। अवधेश एयरपोर्ट था, ना जी, रेलवे हम था। बीजेपी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करना होगा जो कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे मैच में बीजेपी के अपोनेंट है। तो क्या अपोनेंट की तैयारी वैसी है जो आज बीजेपी की नजर आती है चुनाव से इतने ज्यादा समय पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज है, रोशनी जी, रोशनी जी, एक मिनट, रोशनी जी, एक मिनट, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास जी। अवधेश जी प्लीज। अनुराग, उधर का ऑडियो मेरे पास ठीक नहीं है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप क्या पूछे होंगे, उसी अनुसार जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के अगर हम 2024 का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेस को माइनस करके ही आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जरूर है एक, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत अपनी बदौलत मुझे लगता है कि शायद एक आध सीट जो रायबरेली तक है वो सिमी, उस पर तो बात करने का। इस समय क्या है कि बसपा का चूंकि 12% वोट सिमट गया है, उसकी सीटें खत्म हो गई है। लोकसभा में तो आ गई थी दूसरे कारण से, तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर हमने कांसीराम का नाम अपने लिया और उनके इंद्रजीत सरोज जैसे नेता, बाकी नेताओं को अपने साथ लिया, तो शायद काशीराम की भावना हमारे साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव ने एक गठजोड़ भी किया था एक समय तक, बिल्कुल, मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का, तो वह उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अभी रोशनी जी बता रही है, अगर आप केसों को देखेंगे अनुसूचित जाति का, तो मेजोरिटी अगर किसी एक जाति के खिलाफ केस है तो यादवों के विरुद्ध है। तो वो ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की जो लड़ाई हुई वहां, वो बैकवर्ड से ज्यादा हुई, फॉरवर्ड पर भी है, लेकिन फॉरवर्ड लोगों ने धीरे धीरे अपने को एडजस्ट किया। अब मेजोरिटी केसेस जो है अभी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के, वो फॉरवर्ड के विरुद्ध नहीं है। तो दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ योजनाएं दी हैं वो दलितों तक पहुंची है। दलितों का एक आकर्षण आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में है, खासकर मोदी को लेकर के। और ये जो कार्यक्रम है, आप मत मानिए कि केवल आजमगढ़ और कौशाम्बी तक है। आने वाले समय में आपको ऐसे कई कार्यक्रम लगेंगे, क्योंकि 5-6 जिलों में पासी वोट जो था, मैं ठीक से बोल रहा हूं, जो दलितों के बीच पासी वोट था, वो 6-7 जिलों में बीजेपी के खिलाफ गया था। वो पासी वोट मेजोरिटी दलितों में इस समय कौशाम्बी में भी है, वो आजमगढ़ में भी है, वो और जगहों पर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर जाति के आधार पर कोई फोकस है तो फिर से पासी। ठीक है सर।